मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग। एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है, क्योंकि वो ये अज्यूम कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ वीक्स में जो है टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ हो जाएगा जिससे कि हमारी करंट वीट क्रॉप के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था जब मार्च में टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया था जिसकी वजह से हमारे जो है वीट की आउटपुट में ड्रॉप देखने को मिला था। सेम यही इस बार भी डर लग रहा है कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी हमारा जो है वो अबव नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है। तो मार्च में तो ये और हो सकता है कि समर ही जल्दी आ जाए इस बार। तो उसकी वजह से हमारी वीट क्रॉप जो है नुकसान ना हो, उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना दी है। ठीक है, अब उसी के लिए हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने और किया क्या है। ICAR जो है उन्होंने एक जो है टिपिकल वीट की वैरायटी बनाई है। तो उसका जो है 3 तरह की वैरायटी के वीट्स बनाए हैं: HDCSW18, HD3410, HD3385। अब ये जो है इसका फ़ायदा ये है कि जो है इसको अर्ली नवंबर में जो है अगर हम जो है आपके नॉर्मल वीट को अगर आप जो है वो सो कर देते हो, तो उससे क्या होता है कि फ्लावरिंग जो है, जो सीज़न जो उसका फ्लावरिंग का टाइम है वो जल्दी आ जाता है। जब जल्दी आ जाता है तो उसकी यील्ड जो है वो, क्योंकि उस टाइम जब जल्दी आ जाएगा फ्लावरिंग सीज़न, तो फ्लावरिंग का टाइम उसका, और तो उस टाइम पर उतनी ठंड नहीं हुई होगी तो उसकी वजह से उसकी यील्ड में फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो ये 3 वैरायटीज़ के जो हैं वीट बनाए जा रहे हैं, जिनको हो सकता है आने वाले टाइम में हम यूज़ करें, उसमें जो ये वर्नलाइजेशन क्या होता है कि मिनिमम पीरियड ऑफ लो विंटर की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो फ्लावरिंग के लिए जो मिनिमम लो विंटर की ही रिक्वायरमेंट में वो फ्लावरिंग उसमें हो सकती है, वो ये जो है उसको माइल्ड वल्नराइजेशन इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो उससे प्री मेच्योर फ्लावरिंग जो है वो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हमको लो विंटर टेम्परेचर्स चाहिए होते हैं माइल्ड वल्नराइजेशन में। तो उससे क्या होगा कि इसकी जो है आप फ्लावरिंग को डिले कर पाओगे। ठीक है, तो उसी के लिए जो है ये बनाए गए हैं वीट की वैराइटीज़, और इसको प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी के साथ जो है वो रजिस्टर भी कर दिया गया है, जिससे कि इसको आगे फार्मर्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, फार्मर्स के साथ टेक्नोलॉजी शेयर की जा सके। बेनिफिट्स इसके ये क्या होंगे? ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाएगा, कमर्शियलाइज़ किया जाएगा इन टेक्नोलॉजीज़ को, इन क्रॉप वैराइटीज़ को, ताकि जो हैं क्लाइमेट स्मार्ट वैराइटीज़ की जो ये हमारे जो हैं वीट क्रॉप्स जो हम बना रहे हैं, ये जो हमारे ये वैराइटीज़ हैं, इनका जो है बेनिफिट जो है फार्मर्स को भी मिल सके और ICAR को इसकी रॉयल्टी भी मिले, ताकि वो फर्दर उसको खर्चा जो है वो जो है अपना पैसा उसको रिसर्च में आगे लगा सकें। IARI और ICAR पूसा इंस्टीट्यूट बेसिकली आपको पता ही है ना। तो एग्रीकल्चर रिसर्च, एजुकेशन और एक्सटेंशन के इंस्टीट्यूट्स हैं ये। इनका अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी हो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, बहुत ही बेसिक है इसकी हिस्ट्री। और ये आपके फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेड बाय ICAR हैं। ठीक है, IARI जो है आपका ICAR द्वारा जो है ये फाइनेंस और एडमिनिस्टर होता है। और ये ICAR जो है आपको पता ही है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। और इसी ने ही जो है हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन, IARI ने ही हमारे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन को भी जो है वो स्पेयर हेड किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट पुतिन जो है उन्होंने अनाउंस किया कि रशिया जो है न्यू स्टार्ट ट्रीटी में अपनी पार्टिसिपेशन को सस्पेंड कर रहे हैं, और ये अकेली ऐसी न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी रह चुकी है US और रशिया के बीच में, और उसमें से भी अब ये सस्पेंड कर रहे हैं अपनी पार्टिसिपेशन को। पर देखते हैं कि क्या ये इतना सीरियस है या नहीं है। तो मॉस्को जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो जो है न्यूक्लियर वेपन टेस्ट जो है वो रिज्यूम कर देंगे अगर US भी जो है वो रिज्यूम करता है तो। फिर जो है अब बैकग्राउंड देखते हैं हम स्टार्ट ट्रीटी का। स्टार्ट ट्रीटी का मतलब है स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जो सबसे पहली बार 1991 में US और USSR के बीच में साइन की गई थी। लेकिन उसके बाद अब इसमें है क्या, स्टार्ट वन ट्रीटी थी क्या? इसमें कहा गया था कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स और ICBM जो है उनको हम 6000 या और 1600 रिस्पेक्टिवली पर कैप लगा देंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं बनाएंगे। इसको 2009 में ये ट्रीटी जो है वो कोलैप्स हुई, मतलब ख़त्म हुई, और इसको रिप्लेस किया गया न्यू स्टार्ट ट्रीटी के साथ 2010 में, जब प्रेसिडेंट बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे और उस टाइम पर रशियन प्रेसिडेंट मेदवेदेव थे। ठीक है, 2010 में। और ये 2011 में एंटर हुई। इसमें प्रोविज़न क्या था कि हम 7 साल के बाद जो है अपने जितने भी स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स हैं उसको जो है हम एक लिमिट्स में ही जो है वो रखेंगे। ठीक है, अब कैसे ये इंश्योर किया जाता था कि ये लिमिट में रहेंगे, क्योंकि दोनों साइड जो है वो एक दूसरे की इंस्पेक्शन कर सकती थी। ठीक है, 18 ऑन साइट इंस्पेक्शंस पर ईयर अलाउड थी, US को रशिया में, रशिया को US में। ठीक है, अब जो है
क्या यूएस और रशिया ने कंप्लाई किया है इसके साथ? हाँ, दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो फ़रवरी 2018 में कहने को जो है उन्होंने अपनी लिमिट्स जो है वो अचीव कर ली थी, जितनी उन्होंने कहा था कि हम इतनी मिनिमम ले जाएँगे। और रेगुलर इंस्पेक्शंस जो हैं वो पिछले 3-4 साल से नहीं हुई हैं बिकॉज़ ऑफ सेवरल रीज़न्स। कोविड पैंडेमिक, फिर जो है रिलेशंस भी ख़राब हुए रशिया के इन्वेजन के बाद यूक्रेन में, तब से ये इंस्पेक्शंस नहीं हो पाई हैं। अब इस अनाउंसमेंट का मीनिंग क्या है जो रशिया ने अनाउंसमेंट किया है? अब कंट्री जो है आपकी रशियन जो है रशियन प्रेसिडेंट जो है उनकी अनाउंसमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो ट्रीटी से विड्रॉ कर रहे हैं। जस्ट वो नेटो कंट्रीज़ को अपने न्यूक्लियर आर्सेनल अब वो दिखाना नहीं चाहते हैं। तो बेसिकली एक सिंबॉलिक मूव है। रशिया वैसे भी जो है इंस्पेक्शंस नहीं करने दे रहा है पिछले 3 साल से। तो हम जो है इसका बस एक सिंबॉलिक हम इसका मतलब ले सकते हैं। अब जो है इसका मोटिव ये है कि वो प्रेसिडेंट बाइडेन को और अलाइज को, जो नेटो अलाइज हैं, उनको एक तरह से प्रेशराइज करने के लिए ऐसा सस्पेंशन कर रहे हैं। अब जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना है? उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के जो एफर्ट्स हैं, अगर ऐसी ट्रीटी को सच में कैंसिल कर दिया जाता है या सस्पेंड कर दिया जा रहा है, उससे जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एफर्ट्स हैं वो ख़राब होंगे। अब जो है जितनी कंट्रीज़ हैं उनको क्या सिग्नल जाएगा कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो आपके पास डिप्लोमेटिक लीवरेज रहेगी। तो अब सारी कंट्रीज़ जो हैं न्यूक्लियर वेपन्स की रेस में लगने को जो है वो तैयार हो जाएंगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंडिया सिंगापुर इंस्टेंट फंड ट्रांसफ़र। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंडिया और सिंगापुर ने अपने रियल टाइम पेमेंट नेटवर्क्स को यूपीआई को और पे नाउ को इंटीग्रेट कर दिया है और इससे इंस्टेंटली मनी ट्रांसफ़र हो सकेगी यूपीआई का यूज़ करते हुए और पे नाउ के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इंडियंस और सिंगापुर के जो है लोग आपस में एक तरह से ट्रांसफ़र कर पाएंगे, लो कॉस्ट ट्रांसफ़र कर पाएंगे। 24/7 क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है ये। और हमारा इसका मोटिव क्या था G20 का? हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन की प्रायोरिटी में ये एक तरह से मूव उसकी तरफ को एक मूव है। यूज़र्स को इंस्टेंट लो कॉस्ट फंड ट्रांसफ़र अलाउ किए जाएंगे रेसिप्रोकल बेसिस पर। हमारे इंडियन डायस्पोरा को बहुत हेल्प होगा क्योंकि वो भी अब यूपीआई का यूज़ करते हुए इंडिया में पैसा भेज देंगे, ठीक है, या फिर पे नाउ के थ्रू जो है वो इंडिया में यूपीआई का यूज़ करते हुए पैसा भेजेंगे, ठीक है। इससे कॉस्ट ऑफ सेंडिंग रेमिटेंस जो है वो एज मच एज 10% कम हो जाएगी। यूपीआई क्या है आपको पता ही है, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स आप एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो यूज़ कर सकते हो और आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो बिटवीन बैंक अकाउंट्स। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। वैसे ही ऐसे ही सिंगापुर में पे नाउ भी है। सिंगापुर में मोबाइल नंबर का यूज़ करते हुए किसी को भी पैसा भेजा जा सकता है एक बैंक से या फिर ई वॉलेट से, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, लाइव ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एआई का यूज़ करते हुए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग द्वारा पावर्ड अपनी प्रोसीडिंग्स की ट्रांसक्रिप्शन जो है वो जनरेट करनी शुरू कर दिया। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? जो भी आप बोल रहे हो वो नीचे लिखा आ रहा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहला ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है। एक टेरेस नाम की जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए एक प्लेटफॉर्म है जो कि नॉमोलॉजी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी ने बनाया है। और इस ट्रांसक्रिप्शन को लॉयर्स के साथ भी शेयर किया जाएगा और बेसिकली एआई का जो है यूज़ किया जा रहा है, तो इससे जो है ट्रांसपेरेंसी और आएगी। एआई है क्या? एक कंप्यूटर की एबिलिटी कि वो टास्क कर सके जो जनरली ह्यूमंस करते हैं, ठीक है। एआई एल्गोरिदम्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा डेटा देकर उनको ट्रेन किया जाता है। तो एआई और रेगुलर प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस होता है? रेगुलर प्रोग्राम्स में तो आप सारे पॉसिबल सिनारियोज उसको डिफाइन करके बता देते हो किसी भी रेगुलर प्रोग्राम को। लेकिन एआई क्या होता है, वो जब वो टास्क परफॉर्म कर रहा है वो साथ के साथ अपने आप को ट्रेन भी कर रहा है, ठीक है। तो वो अपने आप को ही खुद ही इम्प्रूव कर लेता है। अगर वो कुछ गलती करता है वो खुद को ही इम्प्रूव कर लेता है क्योंकि वो एक्सपीरियंस से सीख रहा है, ठीक है। जैसे ह्यूमंस एक्सपीरियंस से सीखते हैं वैसे ही एआई भी अपने ही खुद के एक्सपीरियंस से सीखता है। अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं एआई को प्रमोट करने के लिए? डिजिटल इंडिया का जो है वो आउटले बढ़ा दिया है और इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स ट्रेनिंग 10 मिलियन यूथ को देने का जो है 2019 के बजट में अनाउंस किया गया था। नास्कॉम और डीआरडीओ ने सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स भी बनाया है 2014 में। और एआई के ऊपर हम जो है बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, पिंक डॉल्फिन। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है।
रिसेंटली 2 पिंक रिवर डॉल्फिन्स जो है उनको कोलंबिया के रिवर से एक बचाया गया है। ये पिंक डॉल्फिन जो है अमेज़न रिवर डॉल्फिन्स हैं और ये सिर्फ फ्रेश वाटर में मिलती हैं। अमेज़न और ओरिनोको रिवर बेसिन्स में ये पाई जाती हैं। जनरली जो है नॉर्मल आपकी सॉल्ट वाटर डॉल्फिन से ही छोटी होती हैं और ये वार्म शैलो वाटर एरियाज़ में रहती हैं। इनका हम्प होता है इंस्टेड ऑफ अ डॉर्सल फिन और ये पिंक हो जाती हैं जैसे ये एज में ग्रो करती हैं। इनका आईयूसीएन स्टेटस अगर हम देखें तो वो एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं HT3385। ये आपके जो है इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है अगर आप देखें तो IARI जो है अभी हमने डिस्कस भी किया ऊपर, उन्होंने एक न्यू वीट वैरायटी बनाई है HD3385। ये थर्ड HD वेरिएंट वीट वैरायटी है जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट दे रही है और ये लॉजिंग प्रोन है और इसकी अर्ली सोइंग की जा सकती है। ठीक है, अब होता क्या है कि अभी जब गर्मियाँ जल्दी आना शुरू हो जाएंगी तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी रबी क्रॉप्स को जल्दी सो करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए ही जो है इसको अर्ली सो किया जा सकता है ताकि हम जो है अर्ली ऑनसेट ऑफ समर से जो है बच सकें और हमारी क्रॉप्स को नुकसान ना हो। वीट क्या है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है इंडिया में आफ्टर राइस और इसको कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है, ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है। सोइंग टाइम पर इसको 10 से 15 डिग्री का टेम्परेचर और राइपनिंग और हार्वेस्टिंग टाइम पर 21 से 26 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है और ब्राइट सनलाइट चाहिए होती है। रेनफॉल इसको 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच की चाहिए होती है। सॉइल की रिक्वायरमेंट इसकी फर्टाइल लोमी और क्लेई लोमी होती है। अब प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ और फार्मर्स राइट अथॉरिटी है क्या, जिसमें इस पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ वीट को रजिस्टर किया गया है। तो ये आपके प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट के अंदर बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इसको के इसके प्रोविजंस को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके चेयरपर्सन इसके चीफ एग्जीक्यूटिव भी होते हैं और इसमें 15 मेंबर होते हैं। तो बेसिकली जो भी बेनिफिट या कोई रिसर्च हो रही है अगर जिससे कि फार्मर्स को बेनिफिट मिल सकता है तो उसमें इसमें हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर रिसर्च को रजिस्टर करा देते हैं ताकि उसका बेनिफिट आगे फार्मर्स तक पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अल्ट्रासैट, साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नासा जो है इसराइल का फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप मिशन जो है वो लॉन्च करने वाला है अर्ली 2026 में। एक अल्ट्रावायलेट ऑब्जर्वेटरी है, शॉर्ट ड्यूरेशन इवेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए बनाई गई है जैसे कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स, न्यूट्रॉन स्टार्स का मर्जर, और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो है वो लॉन्च की जाएगी। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, आपके इक्वेटर के ऊपर का जो ऑर्बिट होता है जिसमें जो है जिसमें किसी भी सैटेलाइट को वेस्ट टू ईस्ट घूमने में 23 घंटे 56 मिनट के आस और 4 सेकंड के आसपास का टाइम, मतलब ऑलमोस्ट 24 घंटे का टाइम लगता है लाइक रोटेशन ऑफ अर्थ, उसको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जियो स्टेशनरी इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप इक्वेटर के ऊपर किसी सैटेलाइट को डाल रहे हो तो वो हर समय आपको स्टेशनरी पोजीशन पे दिखेगी क्योंकि अर्थ के साथ ही मूव हो रही है वो, है ना। तो ये जो है मीटरोलॉजिकल और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जनरली जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डाली जाती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मुलेठी, इन्वायरमेंट के लिए और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश ने रिसेंटली कमर्शियल कल्टीवेशन बिगन कर दी है मुलेठी की और इसकी ऑर्गेनाइज कल्टीवेशन की जाएगी। इसको इंग्लिश में लिकोरिस कहते हैं और ये एक पेरेनियल श्रब है। इसका जो रूट्स हैं उसका स्वीट टेस्ट होता है इसलिए इसको स्वीटनर एज अ स्वीटनर भी यूज़ किया जाता है। आयुर्वेदा में इसके बहुत ज़्यादा यूज़ है, नेचुरल स्वीटनेस है इसमें और इसको कैंडीज, टबैको, अल्कोहल के साथ भी यूज़ किया जाता है एज नेचुरल स्वीटनर। इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इम्यूनिटी बूस्ट करती है, वेट लॉस हेल्प करने में हेल्प करती है और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करती है। ठीक है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप देखो तो ईरान, अफ़गानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, इराक, अज़रबैजान, ये सारे रीजन में है। पंजाब और सब हिमालयन ट्रैक्ट्स जो है इंडिया के वहाँ पर भी मुलेठी उगाई जाती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एस्ट्रोसैट, साइंस एंड टेक के लिए ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इसरो ने रिसेंटली अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी की है कि साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो है वो एस्ट्रोसैट सैट का डेटा जो है एनालाइज कर सकें। एस्ट्रोसैट क्या है, फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जो सेलेस्टियल सोर्सेज को एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड्स में साइमल्टेनियसली जो है वो ऑब्जर्व कर रही है। मिनिमल इसकी यूज़फुल लाइफ जो है वो लगभग 5 साल है। इसके साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बाइनरी स्टार सिस्टम्स को हाई एनर्जी में जो हाई एनर्जी प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना, मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स को एस्टिमेट करना, स्टार के बर्थ रीजन को, हाई एनर्जी प्रोसेसेस को जो है ऑब्जर्व करना, डीप फील्ड सर्वे करना यूनिवर्स का अल्ट्रावायलेट रीजन में।
इंडिजिनस, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंडिजिनस एटीएस सिस्टम। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने रिसेंटली फर्स्ट एवर इंडिजिनसली डेवलप्ड ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम बनाया है, और ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जिससे कि ट्रेन ऑपरेशंस को मैनेज किया जाएगा। जॉइंटली इसको भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और डीएमआरसी ने मिलकर बनाया है। इससे मेट्रो की जो डिपेंडेंस है फॉरेन वेंडर्स पर मेट्रो के ऑपरेशंस के लिए, वो रिड्यूस होगी। इंडिया जो है इसके थ्रू जो है सिक्स्थ कंट्री बना है वर्ल्ड में जिसके पास अपने खुद के एटीएस प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, अनुभूति इंक्लूसिव पार्क, सोशल इश्यूज के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन रखा है वर्ल्ड के लार्जेस्ट और यूनिक दिव्यांग पार्क का, जो कि नागपुर में सिचुएटेड है। इसमें 21 टाइप्स की डिसेबिलिटीज़ के लिए जो है फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं ताकि दिव्यांगजन जो हैं वो इस पार्क को फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर सकें। So now let us see all these topics in English. So the first topic is climate smart farming. This topic is important for your environment section. Recently, Union Agriculture Ministry has announced that they have set up a committee to monitor the situation which is arising from the increase in temperatures and its impact on wheat crop. You know that last year also it happened that in early March the temperatures soared so high that we almost saw an early onset of summers, and there are fears that this will be repeated this time, and already the temperatures are 3 to 5 degrees Celsius above normal, and with this early onset and hardly any spring break between the winter and summer seasons, the wheat crop may suffer. So what is the way out now? So ICAR is suggesting that we should start sowing our wheat crop early, because we know that summers are arriving earlier than previous times. So why we are not sowing early? Okay, so for that there is a problem if we sow it early. What is the problem? If wheat is sown before early November, then it is prone to premature flowering, which means that the flowers will mature prematurely. Uh, Prematurely flowers will emerge in this wheat crop, and this will affect yields, because when the flowers will emerge, the temperatures would not be that much low because you are sowing it early, and by that time the full winters would not be there. So what would happen is that your yields would be affected, because it has not received the winter that it should be receiving. But this problem has been solved by these three varieties of wheat, because mild vernalization requirement, which prevents premature flowering, uh, can be uh, facilitated through this three varieties of crops. Okay, so this, what would happen is that you would be able to prevent premature flowering, and you could basically delay this flowering, so as to emerge it later when the winters would fully arrive, so that your yields would not get depleted, or your yields would not suffer. So even the IARI has registered this variety of wheat with the PPVFRA, which is basically the authority meant for farmers welfare, and this will also be distributed later on at a commercial scale to farmers. So, what is IARI and ICAR? We all know that PUSA Institute, that is IARI, is India's National Institute for Agriculture Research, Education and Extension. A brief history of it is given here under this information. And this IARI is financed and administered by Indian Council of Agriculture Research, which is itself under the Department of Agriculture Research and Education. IARI has been responsible for the research which led to Green Revolution in India. So the next topic is New Start Treaty. This topic is important for our international relations. So recently, President Vladimir Putin announced that Russia is suspending its participation in the New Start Treaty, which is the only remaining nuclear arms control treaty between US and Russia. So Moscow is suspending its participation in the treaty because they have accused that US and NATO allies are openly declaring the goal of Russia's defeat in Ukraine. So, what is the background of this START treaty? So, START treaty was signed in 1991, and it basically capped the number of nuclear warheads and ICBM that each side could deploy.
Okay, but this treaty elapsed in 2009 and it was replaced by a new START treaty in 2010 by the US and Russian president. So it entered into force in February 2011, and they were given 7 years to scale back their stockpiles of strategic offensive arms, which means that after February 2018, both countries had to maintain the stockpiles of these arms within the limits fixed under the treaty. So recently, when President Biden was elected in February 2021, I guess, this treaty was again extended until 2026. But now Russia is announcing that they are suspending their participation in this treaty, but it does not mean that they are withdrawing from it. So what happens is that under this treaty there is a requirement that both sides shall allow 18 on-site inspections to each other through each other's inspection teams, so as to ensure that the implementation of the treaty is being followed. Both countries have met the limits already in February 2018, but regular inspections have not been met for the past 3 years at least, because of several reasons. So, what does this recent announcement mean? It means that Russia is not withdrawing from the treaty, but they are not going to allow NATO countries to inspect its nuclear arsenal. Basically, it's a symbolic move. Russia is already not allowing the US to visit and inspect their nuclear arsenal, and basically the aim is to pressurize US and its allies. But there is a worry also. Security experts are saying that if even the last treaty between US and Russia that has been upheld since the last many decades will collapse, then it will lead to deterioration of nuclear disarmament efforts at the global level. Also, it will give a signal to other countries that nuclear weapons are an effective tool of diplomatic leverage. So the next topic is India Singapore instant fund transfer. This topic is important for your economy section and international relations both. India and Singapore have integrated their respective real-time payment network. India has this UPI and Singapore has their Pay Now. Now, Indian and Singaporean residents would be able to instantly transfer money to each other using their UPI and Pay Now because they have now been interlinked. So it will allow low cost, fast, and 24/7 cross-border connectivity. So it will also enable users, especially the Indian diaspora in Singapore, to send money, and this would also bring the cost of sending remittances by as much as 10%. So what is UPI? You already know that it powers multiple bank accounts into a single mobile application. UPI is an interface through which you can transfer money between bank accounts using a single window. It was launched in the year 2016 by NPCI. Similarly, there is PayNow in Singapore, which is the Singapore's counterpart of UPI. With just a mobile number, you can transfer, send or receive money from one bank account or e-wallet to another in Singapore. So the next topic is live transcripts of Supreme Court proceedings. This topic is important for your governance section and science and tech section both. For the first time, Supreme Court has started using artificial intelligence and technology powered by natural language processing to transcribe its proceedings. So it is a first of its kind project, which will SC transcription is using Terrace, which is a platform which is transcribing this proceedings, and this platform has been developed by Nomology Technology Private Limited, which is a Bengaluru based company. This transcript will also be shared with lawyers, and this will make the entire proceedings of the court more transparent. What is artificial intelligence? Basically, it's an ability of a computer or a robot to perform tasks that are usually done by humans. And AI algorithms are trained using large datasets through which they start learning themselves. So what is the difference between an AI and regular program? In regular program, you have to define all the scenarios, so that because the particular program does not have its own brain. But in AI, you train a program for a specific task, but with experience, this AI starts learning itself and improve on its own. Basically, it has a kind of a brain of its own. Okay.
So, what are the steps that have been taken by central government to promote our AI? So, outlay for digital India in 2020 has been increased to $477 million. In 2019 budget also, the government announced that we would offer industry relevant skill training for 10 million youth in India. NASCOM and DRDO are also collaborating, and they have launched this Center for Artificial Intelligence and Robotics in 2014. So the next topic is pink dolphin. This topic is important for our environment section. Recently, two pink river dolphins and her calf was rescued from a Colombian river. So what is pink dolphin? It is the Amazon river dolphin, which only survives and lives in fresh water. So they are generally found in Amazon and Orinoco river basins. They are smaller than other types of saltwater dolphins, and they live in warm, shallow water areas. They have a hump instead of a dorsal fin on their back, and they become more pink as they age. Their IUCN red status is endangered. So the next topic is HD3385. This topic is important for our environment section. So scientists from IARI have recently developed a new wheat variety. We already discussed about it earlier, HD3385, and it has the feature that it is least lodging prone, and it is most amenable for even early sowing, which would be required in the future because we are seeing that the spring season is being skipped and early onset of summers happen just after the withdrawal of winters. So what is the importance of wheat? It is the second most important cereal crop in India after rice. It requires a cool growing season and a bright sunshine. Generally, for sowing time, it requires a temperature between 10 to 15 degrees Celsius and rainfall of 75 to 100 centimeters. The soil required for it is fertile loamy and clayey loamy. And what is the protection of plant varieties and farmers rights authority through which these varieties of wheat have been registered? So basically they come under the particular legislation of 2001, which under which the provisions of the act are implemented by Ministry of Agriculture. The chairperson is the chief executive of this authority, and it also has 15 members. The basic aim of this authority is to ensure that the benefits of agriculture research flow to the farmers also. So the next topic is ultrasat. This topic is important for your science and tech section. NASA will be launching Israel's first space telescope mission in 2026. It is an ultraviolet space observatory which will be observing short duration events in universe like supernova explosions, merger of neutron stars, and this would be placed in a geostationary orbit around Earth. What is geostationary orbit? It is basically an orbit over the equator of the Earth. So it would basically take the satellite or the basically satellites 23 hours 56 minutes and 4 seconds around 24 hours to orbit around the Earth. And basically because it is orbiting on the equator, it is stationary. Whenever you look at in the sky, that particular satellite would appear stationary because it is orbiting with Earth on the equator. So generally meteorological and communication satellites are placed on this particular orbit. So the next topic is Molethi. This topic is important for environment and economy both. Himachal Pradesh has recently begun commercial cultivation of licorice, that is Molethi, and licorice is a perennial shrub. Its roots are very sweet in taste, and they are 50 times sweeter than sucrose. So it is very important in Ayurveda also, and it is generally used for its natural sweetness. It has antiviral, anti-inflammatory, antioxidant, and antibacterial properties. It also boosts immunity. It also helps in weight loss, and it improves the digestive system also. Generally it is found in Iran, Afghanistan, China, Pakistan, Iraq, Azerbaijan, etc., and it is also cultivated in Punjab and sub-Himalayan tracts of India. So the next topic is AstroSat. This topic is important for your science and tech section. So ISRO has recently made an announcement of opportunity to allow scientists and researchers so that they can analyze data from the first dedicated Indian astronomy mission, AstroSat. So it is the first dedicated multi-wavelength space observatory, and it will study celestial sources in X-ray,
optical, and UV spectral bands simultaneously. The minimal useful life of astrosat mission is just about 5 years, and it is helping us in understanding high energy processes in binary star systems, and estimating the magnetic field of neutron stars, studying the star birth regions, and giving us a deep field survey of the universe in the ultraviolet region. So the next topic is indigenous ATS system. This topic is important for your science and tech section. DMRC has recently launched the first ever indigenously developed train control and supervision system, and it is a computer-based system jointly developed by DMRC and BAIL to manage train operations. So what will be the benefit of it? It will reduce our dependence on foreign vendors for metro operations. India has become the sixth country in the world to have its own ATS products after France, Germany, Japan, Canada, and China. So the next topic is Anubhuti Inclusive Park. This topic is important for your social issues. So Union Minister of Road Transport and Highways has recently laid down the foundation stone for the world's largest and unique Divyang Park. It is the world's first inclusive disabled park, and its location is in Nagpur. So it will be developed by Nagpur Improvement Trust, and this park will have adaptive facilities for almost 21 types of disabilities. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.